वेलकम टू द हेल्थ सीजीओ। ह्यूमन एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन में फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है और इसको दो वीडियोस में ही मुकम्मल किया गया है, तो आपने कोई भी वीडियो जो है वो मिस नहीं करनी। एनाटॉमी की तारीफ क्या होती है? ये लफ्ज़ यूनानी एनाटॉम से बिला वास्ता अखज़ किया गया है। लफ्ज़ जो एनाटॉमी है ये यूनानी ज़बान से निकाला गया एक लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज का मुरक्कब है, एना और टोम का। एना का मतलब होता है अप और टोम का मतलब होता है कटिंग, यानी कि इंसानी बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम करके या मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर या मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर कट करके उनके बारे में जो तहकीक की जाती है उसको कहा जाता है एनाटॉमी। एनाटॉमी की डेफिनेशन क्या है वो हम देख लेते हैं। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी and the relationship of its constituent parts of each others। यहाँ पर एक्चुअली में एनाटॉमी के बारे में ये बताया जा रहा है कि एनाटॉमी जो है वो इंसानी बॉडी के इज़ा यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा जाता है और उनका आपस में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। एक बार उर्दू में भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाटॉमी मेडिकल साइंस की वो शाख है जिसमें हमारे जिस्म के मुख्तलिफ इज़ा की बनावट और आपस में ताल्लुक़ के बारे में तशरीह की जाती है। यानी कि इस के अंदर एनाटॉमी वाले मज़मून के अंदर हम अपने मुख्तलिफ इज़ा की जो है वो पढ़ते हैं उसके बारे में और उनका ताल्लुक़ पढ़ा जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये बताऊं कि हम जो है वो दिल की स्टडी कर रहे हैं, हार्ट की यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ा जा रहा है, तो क्या हुआ कि हम दिल के बारे में पढ़ रहे हैं कि दिल के अंदर कितने वाल्व होते हैं, उसका क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें। अगर खुदा नख्वास्ता कोई भी आर्टरी यानी कि कोई भी खून की जो नाली है उसको बंद कर दिया जाए तो क्या होगा कि दिल जो है वो अपना काम करना छोड़ देगा या कोई ना कोई बॉडी के साथ मसला आ जाएगा। तो क्या हुआ यानी कि दिल का जो तल्लक है वो खून की नालियों के साथ है और खून की नालियों का जो तल्लक है वो दिल के साथ है। इसकी एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर आपकी हाथ के ऊपर कोई बिच्छू काट जाए या कोई कट लग जाए तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी है वो सारे का सारा डिस्टर्ब होगा, आप सही से काम नहीं कर सकेंगे, आपको जो है वो दर्द महसूस हो रहा होगा और आप जो है वो बुखार की हालत में चले जाएंगे। तो क्या हुआ कि आपका एक बॉडी का हिस्सा दूसरे तमाम हिस्सों के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ रखता है। तो इस तरह एनाटॉमी के अंदर हम जो है वो उस ऑर्गन या उस हिस्से के बारे में भी स्टडी करते हैं और हिस्से के साथ जुड़े हुए बाकी तमाम हिस्सों के बारे में भी पढ़ा जाता है। इसको कहते हैं हम एनाटॉमी। अब देख लेते हैं एनाटॉमी की शाखें। पहली शाख है रीजनल एनाटॉमी। रीजनल जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, रीजन यानी कि ख़ास एरिया, ख़ास जगह, ख़ास अज़ू के बारे में जो पढ़ी जाए उसको कहते हैं रीजनल एनाटॉमी। इसमें हर अज़ू की जोग्राफियाई तशरीह की जाती है। मसलन कैसे कि बाजू के बारे में पढ़ना रीजनल एनाटॉमी कहलाता है, टांग के बारे में मज़ीद पढ़ना वो भी रीजनल एनाटॉमी में आता है, सर के बारे में पढ़ना कि यानी कि सर क्या होता है, उसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कौन से मसल्स होते हैं, सर के अंदर कौन सी हड्डियां कहाँ कहाँ मौजूद हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना भी रीजनल एनाटॉमी है। छाती के में मौजूद तमाम अज़ा की तशरीह करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं रीजनल एनाटॉमी में। दूसरी किस्म है सिस्टेमिक एनाटॉमी। सिस्टेमिक जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सिस्टम्स के बारे में, यानी कि जिस्म के निज़ामों के बारे में। हम ह्यूमन बॉडी को मुख्तलिफ निज़ामों के अंदर तकसीम करते हैं। अब हम इसकी तारीफ़ पढ़ लेते हैं। इसमें जिस्म के निज़ामों की कारकर्दगी के मुताबिक तशरीह होती है, यानी कि कौन कौन से निज़ाम हो गए। एम्ब्रियोलॉजी ये भी एक निज़ाम है जिसके अंदर एम्ब्रियो के बारे में पढ़ा जाता है। मायोलॉजी ये इज़लात का एक निज़ाम है। ओस्टियोलॉजी ये हड्डियों का एक निज़ाम है। डाइजेस्टिव सिस्टम ये निज़ाम इन्हज़ाम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये निज़ाम तनफ़्फ़ुस है। इस तरह यूरिनरी सिस्टम ये भी एक सिस्टम है। तो इस तरह क्या हुआ, इंसानी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम्स मौजूद हैं, उनके बारे में जो चीज़ पढ़ी जाती है इसको कहते हैं सिस्टेमिक एनाटॉमी। तीसरी किस्म की तरफ चलते हैं जो कि है फंक्शनल एनाटॉमी। इसकी तारीफ़ क्या लिखी है, ये फिजियोलॉजी से तकरीबन मिलती जुलती है।
जो कारकर्दगी आंखों से दिखाई देती है वो भी शामिल है। फंक्शनल एनाटॉमी, जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, फंक्शनल है यानी कि काम कर रही है। फिजियोलॉजी से ये कैसे मिलती जुलती है कि फिजियोलॉजी के अंदर असल में एक्टिव के बारे में पढ़ा जाता है, यानी कि तंदुरुस्त इंसानों के बारे में जो इल्म हासिल किया जाता है उसको कहते हैं फिजियोलॉजी। तो इस तरह जो चीज़ हमें अपनी आंखों से चलती फिरती दिखाई दे इसको हम कहते हैं फंक्शनल एनाटॉमी। ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी, एनाटॉमी की शाखें। सिस्टम के लिहाज से भी एनाटॉमी की जो है वो इकसाम है या उसकी शाखें मौजूद हैं। कौन कौन सी शाखें मौजूद हैं वो इस स्लाइड में हम देख लेते हैं। ऑस्टियोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी, मायोलॉजी, एंजियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, डर्माटोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, स्प्लैंकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये जो शाखें यहाँ पर मैंने अभी आपके साथ जो बोली हैं, ये अगली स्लाइड के अंदर हम इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात जिस्म की साख्त और कामों का मुतालिया मुशाहिदा करने के लिए जिस्म को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इस तरह के इल्म को रीजनल एनाटॉमी कहते हैं। रीजनल एनाटॉमी जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर इसकी तारीफ पढ़ ली है, यानी कि किसी भी ह्यूमन बॉडी के अज़ा को, उसके बारे में जानने को और उसके बारे में तहकीक करने को जो इल्म कहा जाता है उसको हम कहते हैं रीजनल एनाटॉमी, यानी कि ख़ास किस्म, एक ख़ास जगह, यानी कि मसलन जैसे कि बाजू के बारे में हम पढ़ रहे हैं या टांग के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी और किस्म के अज़ा के बारे में जब मज़ीद हम तफसीलन मुतालिया या मुशाहिदा करते हैं उस ब्रांच को हम रीजनल एनाटॉमी का नाम देते हैं। लेकिन अमूमन एक मखसूस काम के लिए मिलजुल कर काम करने वाले अज़ा को एक ख़ास निज़ाम के तहत देखा और मुशाहिदा किया जाता है। इस इल्म को निज़ामाती इल्मुल अबदान और निज़ामाती इल्मुल इफ़ाल कहा जाता है, यानी कि इसको फंक्शनल एनाटॉमी का नाम दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी भी अज़ा को अपनी आँख की मदद, यानी कि अपनी आँख की कारकर्दगी की बेस पर जो है वो देख सकते हैं, उसका मुशाहिदा कर सकते हैं और इस ब्रांच को कहा जाता है फंक्शनल एनाटॉमी। सिस्टम के लिहाज से एनाटॉमी की पहली शाख है ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी यूनानी ज़बान से निकाला गया एक लफ्ज़ है जो कि दो अल्फाज का मुरक्कब है, ओस्टियो और लोगी। ओस्टियो का मतलब होता है बोन या हड्डी और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एनाटॉमी की वो शाख जो तमाम ढांचे की हड्डियों यानी बोन्स के मतलब हो उसको ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। जहाँ पर भी लफ्ज़ ओस्टियो का इस्तेमाल होगा उसका मतलब ये कहा जाएगा कि ये हड्डियों के मतलब ही है। दूसरी शाख है एम्ब्रियोलॉजी। ये भी यूनानी ज़बान से निकाला गया लफ्ज़ है। एम्ब्रियो का मतलब होता है न्यू डेवलपमेंट और न्यू थिंग्स या न्यू चीज़। एनाटॉमी की वो शाख जो माँ के पेट में बच्चे के मतलब हो, यानी कि माँ के पेट के अंदर जो नया बच्चा, नई चीज़ नमूदार हो रही है उसके बारे में जो इल्म पढ़ा जाएगा उसको कहेंगे एम्ब्रियोलॉजी। तीसरी ब्रांच है आर्थ्रोलॉजी। ये भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। आर्थ्रो का मतलब होता है जोड़ और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एनाटॉमी की वो शाख जो जोड़ों यानी जॉइंट्स के मतलब हो उसको आर्थ्रोलॉजी कहते हैं और जो शख्स या जो इंसान इसका इल्म रखता हो या इसका डॉक्टर हो तो उसको आर्थ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। चौथी ब्रांच है स्प्लैंकोलॉजी। स्प्लैंक्नो का मतलब होता है विज़रल ऑर्गन्स। एनाटॉमी की वो शाख जो पेट में विज़रास और ऑर्गन्स के मतलब हो उसको कहते हैं स्प्लैंकोलॉजी। पांचवी ब्रांच है मायोलॉजी। ये भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। मायो का मतलब होता है मसल्स यानी इज़लात और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एनाटॉमी की वो शाख जो इज़लात के मतलब होती हैं उसको मायोलॉजी कहते हैं। अगली ब्रांच है न्यूरोलॉजी। न्यूरो का मतलब होता है एसाब या नर्व्स यानी कि नर्वस सिस्टम से मतलब और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एनाटॉमी की वो शाख जो एसाब यानी नर्व्स के मतलब होती है इसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगली सातवीं ब्रांच है एंजियोलॉजी। ये भी यूनानी ज़बान से निकाला गया लफ्ज़ है। एंजियो का मतलब होता है वेसल्स यानी कि नालियाँ और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एनाटॉमी की वो शाख जो खून की नालियों यानी कि ब्लड वेसल्स के मतलब होती है इसको एंजियोलॉजी कहते हैं।
अगली ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी। ये 3 अल्फाज का मरकब है। एंडो का मतलब होता है अंदर वाली साइड पर, यानी कि इनसाइड। क्राइनो का मतलब होता है हार्मोन और लोगी का मतलब होता है साइंस। तो इस तरह एनाटॉमी की वो शाख जो हार्मोन खारिज करने वाले इज़ा के मतलब होती है, यानी कि हार्मोन के बारे में जो स्टडी की जाती है, उसको कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। और इस तरह आखिरी ब्रांच है डर्माटोलॉजी। ये भी यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। डर्मा का मतलब होता है जिल्द के मतलब और लोकी का मतलब होता है साइंस। तो एनाटॉमी की वो शाख जो जिल्द यानी कि स्किन के मतलब हो, उसको डर्माटोलॉजी कहते हैं। काम के लिहाज से जिस्म को मंदरजा झैल निज़ामों में तकसीम किया जा सकता है। पहला निज़ाम है अज़लात और हड्डियों का निज़ाम, यानी कि मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम। मस्क्यूलो कहते हैं मसल्स को, यानी इज़लात के बारे में। स्केलेटल कहा जाता है हड्डियों के ढांचे के मतलब, और सिस्टम कहते हैं किसी भी निज़ाम को। तो मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम यानी कि इज़लात और हड्डियों के बारे में जो इल्म रखा जाता है, उसके सिस्टम को कहते हैं इज़लात और हड्डियों का निज़ाम, जो कि आपके बुक के अंदर अगला चैप्टर होगा और अगली वीडियो के अंदर हम इसको तफसील के साथ स्टडी करेंगे। अगला बी जो पॉइंट है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि दौरान खून का निज़ाम। इंसानी जिस्म में 2 तरह के निज़ाम जो है वो सर्कुलेट करते हैं। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। खून के बारे में भी आपने पढ़ना है और आपने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में भी अगले चैप्टर्स के अंदर डिटेल के अंदर स्टडी करनी है। तीसरा पॉइंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस के बारे में। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे बाहर निकालते हैं, कौन कौन से इज़ा शामिल हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, और अगर कोई इज़ा अपना काम करना छोड़ देता है तो उसके मुकाबले में या उसके रिप्लेसमेंट में जो है वो कौन सा इज़ा काम करेगा या वो कैसे सही होगा। इन सब बातों को हम निज़ाम तनफ़्फ़ुस की जो चैप्टर होगा, यूनिट होगा, उसके अंदर जाके स्टडी करेंगे। उसके बाद चौथा हमारा सिस्टम आ जाता है जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम जिसके अंदर हम खुराक कैसे खाते हैं, कैसे हज़म होती है, कैसे जिस्म से बाहर निकाली जाती है। ये सारे सिस्टम के अंदर कितने अज़ा शामिल हैं, कौन सा अज़ा क्या काम करता है, इन सब के मतलब जो इल्म हासिल किया जाता है या इल्म हासिल किया जाएगा अगले चैप्टर्स के अंदर, वो होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के मतलब। अगला और पांचवा सिस्टम आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। इंसानी जिस्म के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो पॉइंट्स मौजूद हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि खराज का काम करते हैं, जिसके अंदर आपकी स्किन भी शामिल है, आपकी आंखें भी हैं, कान भी हैं, और इसके अलावा कोई और भी अज़ा ह्यूमन बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इन सब के मतलब जो हम इल्म हासिल करेंगे या इस सबक को पढ़ेंगे वो होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये भी आपकी बुक के अंदर शामिल है और आगे जाके इसके अंदर भी हम पूरी जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम लिखा हुआ है और जी में अंदर लिखा हुआ है एक्सोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ये दोनों जो है वो एंडोक्राइनोलॉजी का पार्ट होते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी जो है वो कहा जाता है हार्मोन के मतलब। एंडोक्राइन कौन से ग्लैंड होते हैं जो कि बगैर नाली वाले दूध होते हैं, यानी कि उनको किसी नाली की ज़रूरत नहीं होती और डायरेक्टली जो है वो इंसानी जिस्म के अंदर अपना सिक्रीशन जो है वो खारिज कर देते हैं। जबकि एक्सोक्राइन जो होते हैं ये नाली वाले गदूद होते हैं, इनके लिए ख़ास किस्म का एक सिस्टम बनाया जाता है, एक ख़ास किस्म की जो है वो नालियाँ बनाई जाती हैं जिसके अंदर ये एक्सक्रीट होते हैं और बाकी जिस्म तक पहुँचते हैं। इसको एक्सोक्राइन कहा जाता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और क्राइन का मतलब होता है हार्मोन, और सिस्टम जब लगा दिया जाता है तो उसके मतलब जो भी स्टडी की जाती है उसको कहते हैं। अगला एच पॉइंट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम तौलीद। इसके अंदर जो है वो तमाम किस्म की तौलीदी निज़ाम के बारे में इल्म हासिल किया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो है वो 2 तरह के सिस्टम स्टडी करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिरी सिस्टम है हमारे पास नर्वस सिस्टम, यानी कि इसाबी निज़ाम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है इंसानी जिस्म के अंदर। इसके बारे में हम भी नर्वस सिस्टम के चैप्टर के अंदर जाकर डिटेल में स्टडी करेंगे। इंसानी जिस्म की तकसीम के लिहाज से नामों की दर्जाबंदी, जिनको डायरेक्शनल टर्म्स भी कहा जाता है और इसको एनाटॉमिकल पोजीशन भी कहते हैं। पहली टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं मीडियल, दरमियान में। मीडियल यानी कि दरमियान में, सैजिटल प्लान के निस्बतन करीब के, मसलन दिल फेफड़ों के निस्बत करीब। अब यहाँ पर लफ्ज़ सैजिटल प्लान का इस्तेमाल हुआ है।
अभी यहाँ पर आपने सैजिटल प्लान के बारे में कुछ नहीं सोचना कि ये कौन सा प्लान होता है, क्योंकि ये आगे टॉपिक के अंदर हम स्टडी कर लेंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मीडियल की टर्मिनोलॉजी को समझने की कोशिश करें। मीडियल कहते हैं दरमियान में। दरमियान से क्या मुराद है कि ह्यूमन बॉडी को दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है, राइट और लेफ्ट, यानी कि दायां हिस्सा और उसका बायां हिस्सा, दो बराबर उसके हिस्से तकसीम किए जाते हैं। जो चीज़ें राइट साइड पर हैं, यानी कि उसका बाजू है, उसकी टांग है, उसके जो भी बॉडी पार्ट्स इनसाइड ऑर्गन्स हैं, वो सब के सब अगर उसकी दाईं साइड पर मौजूद हैं तो वही ऑर्गन्स जो हैं, वही पार्ट्स उसके जिस्म के बाईं साइड पर भी मौजूद होने चाहिए, उसको कहते हैं मीडियल। अब उसके ऑपोजिट एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है बी, जो कि है लेटरल, यानी कि बैरूनी तरफ। सैजिटल प्लान से निस्बतन दूर, मसलन आंखें नाक की निस्बत लेटरल है। लेटरल मीडियल की हमने अभी बात की। मीडियल कहते हैं दरमियान में से काट के दायां और बायां दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। दूसरी टर्मिनोलॉजी अभी जो हमने पढ़ी है वो है लेटरल। लेटरल कहते हैं जो चीज़ मीडियल पॉइंट यानी कि दरमियानी हिस्से से दूर जाएगी उसको हम लेटरल का नाम देंगे। मिसाल जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, नाक जो है वो, नाक क्या है, वो मीडियल है यानी कि दरमियान में से आता है, और आंखें जो है वो नाक से थोड़ी सी दूर है। तो इस तरह क्या हुई, आंखें नाक की निस्बत जो है वो लेटरल पोजीशन पर मौजूद है। तीसरी टर्मिनोलॉजी है एंटीरियर, यानी कि सामने वाला। जो शय निस्बतन चेहरे सामने वाली तरफ यानी कि करीब, मसलन स्टर्नम की हड्डी और दिल की निस्बत सामने वाली। एंटीरियर कहते हैं सामने वाले हिस्से को। मसलन कैसे कि आपका चेहरा, आपका पेट, आपकी टांगे, ये सब क्या है, सामने वाला हिस्सा है, इसलिए इसको जो है वो एंटीरियर कहेंगे। मिसाल यहाँ पे जैसी लिखी हुई है, स्टर्नम की जो हड्डी है वो पहले होती है और उसके आगे जो है वो दिल शामिल होता है। तो इस तरह दिल जो है वो दूसरी पोजीशन है और स्टर्नम क्या है, दिल की एंटीरियर पोजीशन है। फोर्थ टाइप है एंटीरियर की ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी, जो कि है पोस्टीरियर, यानी कि पुश्त वाला। जो हिस्सा या अज़ू पुश्त की तरफ हो इसे पोस्टीरियर कहते हैं। मिसाल के तौर पे इंसानी जिस्म का जो पीछे वाला सारा हिस्सा होता है, उसके सर से लेके उसकी पाँव की एड़ियों तक का जितना भी हिस्सा है उसको हम पोस्टीरियर, उसकी पुश्त जो है वो कहेंगे। अगली टर्मिनोलॉजी है सुपीरियर, यानी कि ऊपर की तरफ। जो चीज़ें सर की जानिब चलती हैं, जो उज़ू निस्बतन सर की तरफ यानी कि सर के करीब हो उसको सुपीरियर कहते हैं। जो चीज़ें सर की तरफ हों यानी कि सर के करीब तर हों और ऊपर की तरफ हरकत कर रही हों उनको हम सुपीरियर कहते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी है इन्फीरियर, यानी कि नीचे पाँव की तरफ। जो हिस्सा पाँव की तरफ निस्बतन करीब हो इसे हम ज़ेरी कहते हैं। जो चीज़ें अब नीचे की तरफ हरकत करेंगी उनको हम इन्फीरियर कहेंगे। जो चीज़ें ऊपर की तरफ जाएंगी यानी कि सर की तरफ जाएंगी उनको सुपीरियर कहा जाएगा, और जो चीज़ें नीचे की तरफ जाएंगी जिनका रुख पाँव की तरफ होगा उनको हम इन्फीरियर कहेंगे। मसलन डायफ्राम से जिगर जो है वो इन्फीरियर पोजीशन पर मौजूद है। अगली टर्मिनोलॉजी है सुपरफिशियल, यानी कि सतही तौर पर। जो हिस्सा जिस्म की सतह के करीब हो इसको सुपरफिशियल कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो इंसानी स्किन है, इंसानी जिल्द जो है वो सुपरफिशियल है। अगली टर्मिनोलॉजी है बज़ैलिक, जिसको बुनियादी भी कहते हैं। जो हिस्सा वो हिस्सा जो नीचे की जाना बुनियाद के तौर पर हो उसको बज़ैलिक कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इन्फीरियर भी होता है। अगली टर्मिनोलॉजी है प्रोक्सिमल, जिसको करीबी कहते हैं। एक ख़ास नुक्ते के करीब तर या इब्तदाई नुक्ते के करीब तर हिस्से या अज़ू को करीबी प्रोक्सिमल कहा जाता है। प्रोक्सिमल क्या है? जो चीज़ें मीडियल पॉइंट के करीब तर होंगी, जैसा कि मसलन इंसानी कंधा। कंधा क्या है, वो मीडियल पॉइंट के करीब है, या क्या यूं कह लें कि कंधा जो है वो इंसानी धन के साथ, इंसानी धड़ के साथ, इंसानी जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये उसका प्रोक्सिमल पार्ट है। इसी तरह इंसानी टांग जो है, जो उसका हिप पॉइंट है, वो क्या है, वो जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो उसका प्रोक्सिमल पॉइंट होता है। मसलन बाजुओं का हिस्सा कोहदे के हिस्से से हवाले से हिस्सा हाथ से करीब है, प्रोक्सिमल है, जबकि हाथ जो है वो निस्बतन कंधे से दूर है, इसको डिस्टल कहते हैं। इस बात को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। जैसा कि इंसानी बाजू है तो उसका जो कंधा है वो क्या है, प्रोक्सिमल पार्ट है, और जो उसका हाथ है वो उसका डिस्टल पार्ट है। डिस्टल क्या होता है? जो वो चीज़ जो कि मीडियल पॉइंट से दूर हो, मीडियल पॉइंट से दूर वाक़या हो,
या यूँ कह लें कि वो इंसानी जिस्म के साथ जो है वो एक पॉइंट से जुड़ी हो और वो फासले पर हो, उसको कहते हैं डिस्टल पॉइंट। और प्रॉक्सिमल वो पॉइंट होता है जो कि मीडियल पॉइंट के करीब तर होता है, डिस्टल पॉइंट वो होता है जो कि मीडियल पॉइंट से दूर होता है। तो मेरे ख्याल में ये यहाँ पर प्रॉक्सिमल और डिस्टल थोड़ा सा क्लियर हो गया है। डिस्टल को आगे जाके मज़ीद जो है वो समझने की भी कोशिश करेंगे। अब तक हमने जितनी भी डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ी हैं, अब तस्वीर की मदद से उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी मीडियल। मीडियल का मैंने आपको बताया था कि इंसानी जिस्म को दरमियान में से काटा जाता है, जिसके अंदर राइट और लेफ़्ट, दायां और बायां दोनों हिस्से बराबर होते हैं। अब अगर आप जो राइट साइड पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, उस तस्वीर को अगर आप गौर से देखें तो आपको राइट और लेफ़्ट दोनों तरफ जो है, दोनों इतराफ में बराबर इंसानी तकसीम होती हुई नज़र आएगी। यानी कि एक तरफ भी बाजू है तो बाएं तरफ भी बाजू है, अगर दाएं तरफ टांग है तो बाएं तरफ भी टांग मौजूद है। यानी कि इंसानी जिस्म की बराबर दो हिस्सों के अंदर तकसीम की गई है। इसको कहा जाता है मीडियल पोजीशन। उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी थी हमारी लेटरल। लेटरल जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, यानी कि एरो का जो निशान है, जो तीर का निशान है, वो मीडियल से दूर की जानिब जा रहा है। यानी कि जो चीज़ मीडियल पॉइंट से दूर की तरफ जाएगी उसको हम लेटरल का नाम देंगे। उसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी थी हमारी प्रॉक्सिमल और डिस्टल। प्रॉक्सिमल अगर आप गौर से देखें तो कंधे के ऊपर लगा हुआ एक निशान आपको नज़र आ रहा है। यानी कि जो कंधा वाली साइड है, यानी कि एरो का जो निशान है, तीर का जो निशान है, वो कंधे की तरफ जा रहा है। तो जो चीज़ ऊपर की जानब यानी कि मीडियल पॉइंट की तरफ जाएगी उसको हम प्रॉक्सिमल का नाम देंगे। और जो चीज़ मीडियल पॉइंट से दूर की तरफ जाएगी, यानी कि जैसा कि हाथ के ऊपर डिस्टल लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है और एरो का निशान जो है, तीर का जो निशान है, वो भी नीचे की जानब है, तो इसको हम डिस्टल पोजीशन कहेंगे। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी तस्वीर की तरफ। दूसरी तस्वीर में सबसे पहले आप रेड कलर के बॉक्स देखें जिसके अंदर इंटीरियर और वेंट्रल लिखा हुआ है। इंटीरियर का दूसरा नाम वेंट्रल भी होता है। इंटीरियर कहते हैं इंसानी जिस्म के सामने वाला हिस्सा। अगर आप गौर से देखें तो आपको इंटीरियर जो है वो सामने की तरफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ ऑपोजिट टर्मिनोलॉजी है जो कि है पोस्टीरियर और डोर्सल, यानी कि इंसानी जिस्म का पीछे वाला हिस्सा। मेरे ख्याल में ये दोनों टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई हैं। अब अगली टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर की तरफ अगर आप देखें तो आपको तीरों के जो निशान हैं वो ऊपर की जानब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि जो चीज़ सर की जानब बढ़ती है यानी कि ऊपर की तरफ चलती है उसको सुपीरियर कहा जाता है, और जो नीचे की तरफ रुख करती है या जिसका रुख पाँव की तरफ होता है उसको इन्फीरियर का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में आपको ये टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से समझ आ गई हैं। इस स्लाइड पर मज़ीद और डायरेक्शनल टर्म्स देख लेते हैं। पहली तीन टर्मिनोलॉजीज़ को देखें, इंटरमीडिएट, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरमीडिएट के साथ लिखा हुआ है दरमियानी वाला, एक्सटर्नल के साथ लिखा हुआ है बैरूनी सतह, इंटरनल के साथ लिखा हुआ है अंदरूनी सतह। इन तीनों को समझने के लिए आप नीचे जो है वो तीन रंगों के अंदर एक मिसाल लिखी हुई है, उसको समझने की पहले कोशिश करें। एक्सटर्नल जैसा कि नाम से ही बताया गया बैरूनी सतह। एक्सटर्नल कहते हैं बाहर वाला हिस्सा, इंसानी जिस्म की जो बाहर वाली चीज़ होती है उसको कहते हैं एक्सटर्नल। मिसाल के तौर पे हमारी जो स्किन है, जिल्द है, वो एक्सटर्नल बॉडी का हिस्सा है। उसके बाद आ जाता है इंटरमीडिएट यानी कि दरमियान वाला। जो चीज़ दो चीज़ों के दरमियान में पाई जाती है उसको इंटरमीडिएट यानी कि दरमियानी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे इंसानी इज़लात यानी कि मसल्स जो हैं वो इंटरमीडिएट पार्ट है। उसके बाद आ जाता है इंटरनल। इंटरनल कहा जाता है अंदरूनी सतह, जैसा कि हड्डियाँ वगैरह। हड्डियाँ जो होती हैं वो इंसानी जिस्म का सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है। हड्डियों के बाद उसके ऊपर मसल्स यानी कि गोश्त चढ़ा हुआ होता है और गोश्त के ऊपर इंसानी जिल्द होती है, तो इंसानी शक्ल वजूद में आती है। अब हम इस स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। इंटरमीडिएट दरमियानी, वो इज़ा हिस्सों के दरमियान यानी कि दो इज़ा हिस्सों के दरमियान वाक़या अज़ू या हिस्से को दरमियानी कहा जाता है।
अगली टर्मिनोलॉजी है एक्सटर्नल यानी बैरूनी सतह। किसी खोखले अज़ू कैविटी की बाहर वाली सतह को एक्सटर्नल सरफेस कहा जाता है। अगली टर्मिनोलॉजी है इंटरनल यानी कि अंदरूनी सतह। इंटरनल खोखली शय अज़ू की अंदरूनी सतह को इंटरनल सरफेस यानी अंदरूनी कहा जाता है। अगली टर्मिनोलॉजी है पामर एस्पेक्ट यानी कि हथेली की जानब। जो हथेली होती है, हाथ की जो हथेली है, उसको पामर एस्पेक्ट कहा जाता है। प्लांटर एस्पेक्ट पाँव के तलवे की जानब। पाँव का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है, उसको प्लांटर एस्पेक्ट कहा जाता है। अब मेरे ख्याल में क्लियर हो जाना चाहिए। पामर कहते हैं हाथ की हथेली को और प्लांटर कहते हैं पाँव के तलवे को। इसके बाद अगली टर्मिनोलॉजी आ जाती है डॉर्सल। रीढ़ के सतून स्पाइन के पुश्त बैक की तरफ। जो डॉर्सल है वो पोस्टीरियर की ही दूसरा नाम है, या आप इसको पोस्टीरियर कह लें या इसको डॉर्सल कह लें, बात एक ही होती है। यानी कि इंसानी बॉडी का पीछे वाला हिस्सा उसको डॉर्सल कहा जाता है। या यूं कह लें कि कोई भी इंसान का बॉडी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रीढ़ के सतून यानी कि स्पाइन के पुश्त का जो हिस्सा होता है, उसको हम बैक साइड, पोस्टीरियर या डॉर्सल कहते हैं। आखिरी टर्मिनोलॉजी है डिस्टल। जैसा कि ये हम ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर चुके हैं। जो चीज़ निस्बतन दूर हो, मसलन उंगली के नाखून, हाथ से उंगलियां वगैरह, यानी कि जो चीज़ मीडियल पॉइंट से दूर की तरफ होगी, उसको हम डिस्टल पोजीशन कहेंगे। अगला टॉपिक है प्लान्स एंड रीजन्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल प्लान्स। इंसानी जिस्म के अंदर, या यूं कह लें इंसानी जिस्म को 5 मुख्तलिफ प्लान्स के अंदर तकसीम किया जाता है। कौन से प्लान्स हैं, पहले उनके नाम देख लेते हैं। मीडियन प्लान, पैरासैजिटल प्लान, फ्रंटल और कोरोनल प्लान, ट्रांसवर्स और हॉरिजेंटल प्लान, और आखिरी प्लान है ऑब्लीक प्लान। यहाँ पर हम सबसे पहले प्लान को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि पहला प्लान क्या होता है। पहला प्लान है मीडियन प्लान या मिड सैजिटल प्लान। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर थोड़ी सी गलती की गई है, यहाँ पर लफ्ज़ और भी आना है, यानी कि मीडियन प्लान भी इसको कहा जा सकता है या इसको मिड सैजिटल प्लान भी कह सकते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको तस्वीर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अमूदी वर्टिकल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान जो इंसानी जिस्म को दाएं बाएं बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, इसे मीडियन या मिड सैजिटल प्लान कहा जाता है। मीडियन प्लान, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंसानी जिस्म को 2 बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम करना है, यानी कि आधा हिस्सा राइट साइड पर और आधा हिस्सा लेफ़्ट साइड पर। दायां और बायां दोनों हिस्से बराबर होने चाहिए। जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में भी नज़र आ रहा है कि इंसानी जिस्म के दरमियान में एक सुर्ख रंग की लाइन लगाई गई है, और ये लाइन से हमें ज़ाहिर हो रहा है कि इंसानी जिस्म दाईं साइड पर भी उतना ही है और बाईं साइड पर भी उतना ही है, दोनों की आपस में बराबर तकसीम की गई है। इसको कहते हैं मीडियन प्लान या मिड सैजिटल प्लान। दूसरा प्लान है पैरासैजिटल प्लान। कोई भी अमूदी वर्टिकल एंटीरियर पोस्टीरियर प्लान जो मिड सैजिटल प्लान के मतवाजी हो, इसे पैरासैजिटल प्लान कहते हैं। अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो आपको दरमियान में एक लाइन नज़र आएगी जिसको हमने मीडियन प्लान का नाम दिया था, और हमने ये कहा था कि इंसानी जिस्म को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मीडियन प्लान में जो है वो 2 बराबर हिस्सों में तकसीम होता है, दायां और बायां बराबर। लेकिन पैरासैजिटल प्लान की अगर हम बात करें तो मीडियन प्लान जो कि आधा हिस्सा है, यानी कि एक आधा हिस्सा हमने ले लिया, यानी कि जैसे ए की तरफ अगर बढ़ते हैं, उस आधे हिस्से को मज़ीद हमने आधा और कर देना है, यानी कि आधा हिस्सा हमने काट लिया इंसानी जिस्म का, उसको मज़ीद आधा हिस्सा उसके अंदर और जो है वो काट देंगे, तो इसको हम पैरासैजिटल प्लान का नाम देंगे। यहाँ पर आपको 2 लाइनें मज़ीद लगी हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप दाईं तरफ देखें तो भी आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो कि दरमियान वाली लाइन के बिल्कुल बराबर है और उसको मज़ीद आधा कर रही है, जबकि बाईं तरफ भी आपको एक लाइन नज़र आ रही है जिसका नाम ए रखा गया है,
वो भी आधे हिस्से को मज़ीद आगे फर्दर आधे हिस्से में तकसीम कर रही है। लेकिन यहाँ पर जो बात समझने की है वो ये है कि मीडियन प्लान के अंदर हमने ये बात की थी कि इंसानी जिस्म को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जबकि पैरासैजिटल के अंदर तकसीम तो बराबर ही है लेकिन इंसानी अज़ा जो हैं वो बराबर नज़र नहीं आ रहे। अगर आप गौर से देखें तो आपको पैरासैजिटल प्लान के अंदर एक तरफ तो आपको पूरा बाजू जो है वो देखने को मिल रहा है, जबकि उसके आधे हिस्से की तरफ आपको दूसरे और किस्म के अज़ा देखने को मिलते हैं। तो इस तरह क्या हुआ कि तकसीम तो बराबर ही है लेकिन अज़ा जो हैं वो एक जैसे नहीं हैं। इसको कहते हैं पैरासैजिटल प्लान। तीसरा प्लान है फ्रंटल या कोरोनल प्लान। ये अमूदी वर्टिकल बाएं से दाएं या दाएं से बाएं प्लान होता है जो जिस्म को एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सों में तकसीम करता है। फ्रंटल और कोरोनल प्लान से ये मुराद होती है कि इंसानी जिस्म का सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा दोनों हिस्सों को जब बराबर जो है वो तकसीम किया जाए, यानी कि आगे वाला हिस्सा अलहदा कर दिया जाए और पीछे वाला हिस्सा अलहदा कर दिया जाए, तो इसको फ्रंटल या कोरोनल प्लान कहते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली डायरेक्शनल टर्म्स के अंदर टर्मिनोलॉजी के अंदर 2 टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ी थी, एंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर कहते हैं सामने वाले हिस्से को और पोस्टीरियर कहा जाता है इंसानी जिस्म की पुश्त को, उसके बैक साइड को, यानी कि पिछले वाले हिस्से को। तो इस तरह क्या हुआ कि इंसानी जिस्म का जो सामने वाला हिस्सा है उसको अलहदा कर दिया जाए और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको अलहदा कर दिया जाए, तो इस प्लान को कहा जाता है फ्रंटल और कोरोनल प्लान। फोर्थ प्लान इज़ द ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लान। ये प्लान इंसानी जिस्म को सुपीरियर और इन्फीरियर हिस्सों में तकसीम करता है। ये उफ़क़ी रुख होता है जो राइट एंगल पर इसके लॉन्ग एक्सिस को क्रॉस करता है। ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लान से ये मुराद है कि इंसानी जिस्म को यहाँ पर भी बराबर ही तकसीम किया जा रहा है, लेकिन कहाँ पर बराबर तकसीम किया जा रहा है कि आपने ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों को अलहदा कर देना है। यानी कि ऊपर वाला यानी कि सर वाला हिस्सा, उसके कमर वाला हिस्सा जो हिस्सा है उसको ऊपर रहने दिया और टांगे और थोड़े से बाजू जो नीचे की तरफ आती हैं उनको अलहदा कर दिया जाए, तो इस प्लान को ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लान कहते हैं। और अगर डायरेक्शनल टर्म्स के हवाले से बात की जाए तो सुपीरियर यानी कि जो सर की जानिब चीज़ें जाती हैं ऊपर की तरफ होंगी उनको अलहदा कर दिया जाए, और इन्फीरियर जो कि पाँव की तरफ चलती हैं उनको भी अलहदा तकसीम किया जाए, तो इस प्लान को कहते हैं ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल प्लान। ये प्लान है ऑब्लीक प्लान। ये वो प्लान होता है जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को किसी भी जाविये पर क्रॉस करता है, इसे ऑब्लीक प्लान कहते हैं। यहाँ पर आप तस्वीर को समझने की कोशिश करें। राइट साइड पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है। अगर गौर से देखें तो आपको दरमियान में एक काली लाइन नज़र आ रही है जो कि शो कर रही है मिड सैजिटल प्लान को। मिड सैजिटल प्लान से ये मुराद है कि इंसानी जिस्म को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है, दाएं भी बराबर और बायां, यानी कि दायां और बायां दोनों हिस्से बराबर होते हैं। उसके बाद दूसरा प्लान हमने पढ़ा था पैरासैजिटल प्लान, जो कि यहाँ पर आपको ग्रीन कलर की लाइन, सब्ज़ रंग की लाइन से जो है वो नज़र आ रहा है। यहाँ पर से क्या मुराद है कि आपने मज़ीद जो है मिड प्लान को मज़ीद जो है वो आधा किया, तो वहाँ से हमारा बन गया पैरासैजिटल प्लान। तीसरा प्लान था ट्रांसवर्स प्लान, जिसके अंदर हमने इंसानी बॉडी को ऊपर और नीचे यानी कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, ऊपर वाला हिस्सा अलहदा कर दिया और नीचे वाला, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्स प्लान। अब यहाँ पर प्लान की बात हो रही है ऑब्लीक प्लान की। ऑब्लीक प्लान को अगर आप गौर से देखें तो पर्पल कलर के अंदर आपको एक लाइन नज़र आ रही है जो कि सब्ज़ और काली दोनों लाइनों को काट रही है, यानी कि एक जाविया बना रही है। तो क्या हुआ, जो चीज़ यानी कि जो लाइन किसी भी प्लान को कट कर दे उसको कहते हैं ऑब्लीक प्लान। इस तस्वीर को मज़ीद अगर आप साथ वाली तस्वीर के अंदर गौर से देखें तो एक जो है वो जमा का निशान बना हुआ आपको नज़र आ रहा है और उस निशान को सुर्ख रंग की एक लाइन जो है वो कट कर रही है। यानी कि कोई भी लाइन किसी दूसरी लाइन को कट कर दे और कोई जाविये की शक्ल इख्तियार कर ले, इसको ऑब्लीक प्लान कहा जाता है।
अगला टॉपिक है एब्डोमिनल रीजन। इंसानी एब्डोमिन को 9 हिस्सों के अंदर तकसीम किया जाता है। ये कौन से हिस्से होते हैं, पहले हम इनके नाम देख लेते हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपीगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और राइट लंबर, अम्बेलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियक, हाइपोगैस्ट्रिक और आखिरी है लेफ्ट इलियक। ये थे एब्डोमिनल रीजन्स। अब यहाँ पर तस्वीर की मदद से इन एब्डोमिन रीजन्स को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, एक साइड पर राइट लिखा हुआ है और दूसरे साइड पर लेफ़्ट लिखा हुआ है। जो चीज़ें इंसानी बॉडी के दाईं तरफ होंगी उनके साथ राइट का लफ्ज़ लगाया जाएगा, और जो चीज़ें इंसानी बॉडी के बाईं तरफ होंगी, बाईं साइड पर होंगी, उनके साथ लेफ़्ट का लफ्ज़ लगाया जाएगा। तो सबसे पहले हमने 3 और रीजन्स पढ़े थे, जो कि थे राइट हाइपोचॉन्ड्रिक, एपीगैस्ट्रिक रीजन और लेफ्ट हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो सबसे पहले ये जो रीजन है वो आ जाता है राइट हाइपोचॉन्ड्रिक, जो कि इंसानी जिस्म की दाईं तरफ है। फिर उसके बाद अगला आ जाता है लेफ्ट हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन, जो कि इंसानी बॉडी के बाईं तरफ है, और इन दोनों के दरमियान में जो सा रीजन प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है एपीगैस्ट्रिक रीजन। अब इन तीनों के बाद अगले तीनों की तरफ चलते हैं, जो कि राइट साइड पर यानी कि दाईं तरफ है वो है राइट लंबर रीजन, और जो बाईं तरफ है वो है लेफ्ट लंबर रीजन, और इन दोनों के दरमियान में जो रीजन मौजूद है उसको कहा जाता है अम्बेलिकल रीजन। अब चलते हैं आखिरी 3 रीजन्स की तरफ, जो कि है दाईं तरफ पड़ा हुआ है राइट इलियक रीजन और बाईं तरफ मौजूद है लेफ्ट इलियक रीजन, और इन दोनों के दरमियान में जो रीजन मौजूद होता है उसको कहा जाता है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। अब यहाँ पर आपने इसको याद कैसे करना है कि जो चीज़ें राइट साइड पर होंगी उनके साथ राइट का लफ्ज़ लगा देना है, और जो चीज़ें लेफ़्ट साइड पर होंगी उनके साथ लेफ़्ट लगा देना है। अब बात करते हैं दरमियानी वाले हिस्से की। ऊपर वाले हिस्से को एपीगैस्ट्रिक कहा जाता है, दरमियान वाले को अम्बेलिकल कहा जाता है, और आखिरी हिस्से को भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कहा जाता है। तो इस तरह ये हिस्से आपको याद करने में आसानी होगी। अब इस स्लाइड में हम देख लेते हैं कि इन रीजन्स के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स मौजूद हैं। रीजन 1 जो कि था राइट हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन, इसके अंदर लिवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर, राइट किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये सब के सब ऑर्गन्स या सब के सब पार्ट्स जो हैं वो राइट हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि जिगर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, दायां किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब चलते हैं दूसरे रीजन की तरफ, जो कि था एपीगैस्ट्रिक रीजन, जो कि दरमियान वाला रीजन बनता है। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं? स्टमक है, लिवर है, पेंक्रियाज है, ड्यूडेनम है, स्प्लीन है और एड्रीनल ग्लैंड्स वगैरह। इतने ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो एपीगैस्ट्रिक रीजन का हिस्सा होते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं ये आपने लाजमी से याद करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस रीजन के अंदर कौन सा ऑर्गन मौजूद है, क्योंकि जब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी कि कौन सा ऑर्गन किस रीजन में मौजूद है, आपको कभी भी एब्डोमिनल जो कैविटीज़ हैं उसकी भी और इसके साथ डाइजेस्टिव सिस्टम्स की भी कभी से अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इस सब चीज़ों को समझने के लिए आपको रीजन्स के अंदर जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं उनको अच्छे से याद करना है। रीजन 3 है लेफ्ट हाइपोचॉन्ड्रिक रीजन, जिसके अंदर इंक्लूड हैं कोलोन, लेफ्ट किडनी और पेंक्रियाज। कोलोन कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, उसको कोलोन कहा जाता है, बायां गुर्दा शामिल है, और पेंक्रियाज। रीजन 4 है राइट लंबर रीजन, जिसके अंदर इंक्लूडेड है गॉल ब्लैडर, लिवर और राइट कोलोन। यहाँ पर भी कोलोन का पार्ट दिखाया गया है। कोलोन का जो राइट साइड है वो पार्ट जो है वो राइट लंबर रीजन का हिस्सा है। रीजन 5 है अम्बेलिकल रीजन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है अम्बेलिकल, तो इसमें अम्बेलिकल्स है जिसको नेवल बी कहते हैं, ड्यूजनम, आइलियम और ड्यूडनम। ये तीनों जो है ड्यूजनम, ड्यूडनम और आइलियम, ये तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स होते हैं। रीजन 6 के अंदर जो कि इसका नाम है लेफ्ट लंबर रीजन, इसके अंदर इंक्लूडेड है डिसेंडिंग कोलोन, यानी कि इसको लेफ्ट कोलोन भी आप कह सकते हैं, आप इसको डिसेंडिंग यानी कि नीचे वाला कोलोन का जो हिस्सा होता है वो शामिल है, और इसके साथ लेफ्ट किडनी यानी कि बायां गुर्दा शामिल है। 7वां रीजन है राइट इलियक फोसा, जिसके अंदर शामिल है अपेंडिक्स और सीकम।
8वां रीजन है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, जिसके अंदर शामिल है यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलॉन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिरी रीजन है राइट इलियक फोसा, जिसके अंदर आ जाते हैं डिसेंडिंग कोलॉन और सिग्मॉइड कोलॉन। कोलॉन जो है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को जो है वो असेंडिंग कोलॉन कहा जाता है, सीधे वाले हिस्से को यानी कि दरमियानी हिस्से को जो है वो सिग्मॉइड कोलॉन कहा जाता है, और आखिरी जो इसका हिस्सा होता है उसको डिसेंडिंग कोलॉन कहते हैं। फंक्शनल एनाटॉमी क्या होती है? फंक्शनल एनाटॉमी और जनरल के तहत जो है वो दर्ज झैल सिस्टम होते हैं। लोकोमोटर सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डक्टलेस सिस्टम्स, यूरोजेनिटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्पेशल सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम्स हमने बुक के अंदर भी बारी बारी स्टडी करने हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला सिस्टम है लोकोमोटर सिस्टम। ये जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, लोको कहते हैं हरकत को, मोटर कहते हैं मशीन को, और सिस्टम उसका निज़ाम। ये जो लोकोमोटर सिस्टम होता है ये असल में हरारत पैदा करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे घर की पानी वाली जब मोटर चलाते हैं तो वो क्या करती है, वो बिजली लेती है, हरकत करती है, मोशन करती है, तो फिर ही जो है वो हमें पानी मिलता है। तो इस तरह जो लोकोमोटर इंसानी जिस्म का जो लोकोमोटर सिस्टम है ये हरारत के मुतलका होता है। कौन से ऑर्गन जो है वो हरारत पैदा करते हैं? जिसके अंदर आ जाता है ढांचा, यानी कि पूरा का पूरा इंसानी बॉडी, जिसके अंदर हड्डियां भी शामिल हैं और इसके साथ इंसानी इजलात भी शामिल हैं। जोड़ वगैरह, जोड़ जो है वो भी हरारत पैदा करती हैं। जब आप ज़्यादा जो है वो अपने बाजू को ऊपर नीचे हरकत करें या किसी और जोड़ को ज़्यादा देर के लिए हरकत करें तो वो जोड़ थोड़े से गर्म हो जाते हैं, यानी कि उनके अंदर हरारत आ जाती है। तीसरी जो एग्जांपल है वो है टेंडन। टेंडन जो होते हैं वो हरारत बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं। ये जो है ये सब इजलाती निज़ाम इसमें शामिल होते हैं। दूसरा सिस्टम है ब्लड वास्कुलर सिस्टम। ब्लड कहते हैं खून को, वेस्कुलर कहा जाता है नालियों को, सिस्टम कहते हैं एक निज़ाम को। तो ये जो निज़ाम है ये निज़ाम दौरान खून के मुतल्लिक़ है, जिसके अंदर दिल आ जाता है, फेफड़े आ जाते हैं, वरीदे और शरियाने वगैरह शामिल हैं। तीसरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निज़ाम इन्हज़ाम। इस निज़ाम को हम निज़ाम इन्हज़ाम कहते हैं। यह निज़ाम इन्हज़ाम के मुतल्लिक़ है, जिसके अंदर खुराक का एंजाइम के ज़ेरे असर हज़म होकर टिशू तक पहुंचना और टिशू तक पहुंचने के बाद उसका ब्लड के अंदर शामिल हो जाना वगैरह शामिल होता है। चौथा सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि निज़ाम तनफ़्फ़ुस। निज़ाम तनफ़्फ़ुस के मुतल्लिक़ है जिसमें जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दाखिल और खारिज होना शामिल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसको निज़ाम तनफ़्फ़ुस कहते हैं, इसके अंदर एक्चुअली में हम ये देखते हैं कि क्या चीज़ हम अपने बॉडी के अंदर लेके जा रहे हैं और क्या चीज़ अपने बॉडी से खारिज कर रहे हैं। यानी कि सांस जब हम लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से खारिज करते हैं। ये अमल कैसे होता है, कौन से ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, ये सब बातें हम निज़ाम तनफ़्फ़ुस के सब चैप्टर के अंदर जाके कंप्लीट करेंगे। पांचवा सिस्टम है डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि बगैर नाली की रतूबत पैदा करने वाले ग्लैंड्स के मुतल्लिक़ है, जिसमें तीली वगैरह जो है वो शामिल है। डक्टलेस कहते हैं जो कि बगैर नाली की रतूबत पैदा करते हैं। सिक्स सिस्टम है क्या? यूरोजेनिटल सिस्टम, यानी कि निज़ाम बोल और निज़ाम तौलीद वगैरह इसमें शामिल हो जाते हैं, जिसके अंदर हम गुर्दों के ज़रिए पेशाब का खारिज होना स्टडी करते हैं। सातवां सिस्टम है नर्वस सिस्टम, यानी कि निज़ाम इसाब। ये इसाब के मुतल्लिक़ होता है, इसको इसाबी निज़ाम भी कहते हैं, जिसके अंदर दिमाग आ जाता है, रीढ़ की हड्डी का हरा मगज़ और ख़ुदकार इसाबी निज़ाम जो है वो इसके अंदर शामिल होता है। आठवां सिस्टम है जिसको स्पेशल सेंसेस ऑर्गन्स भी कहा जाता है। इंसानी बॉडी के अंदर 5 किस्म की सेंसेस होती हैं, मसलन चखना, सूंघना, देखना, सुनना और छूना वगैरह शामिल होते हैं। आखिरी सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको निज़ाम इखराज भी कहा जाता है। निज़ाम इखराज जिसमें फेफड़ों के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड और पखाने के ज़रिए इखराज है। बहुत सारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जैसा कि यहाँ पर जो है वो सिर्फ 2 एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, एक फेफड़ों के ज़रिए कैसे कार्बन डाइऑक्साइड करनी है और दूसरा कैसे अपने बॉडी से एक्सक्रीट करना है, यूरिन और फीसेस वगैरह। तो क्या हुआ कि इसके अंदर और भी सिस्टम्स आ जाते हैं, जैसे स्किन जो है वो भी खराज कर रही है, आंखें भी खारिज कर रही हैं, कान जो है वो भी इखराज करते हैं। तो
इस तरह बहुत सारे सिस्टम जो है वो निज़ामी खराज का हिस्सा होते हैं। यहाँ तक जो है वो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हाफ जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे।